नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों का ये 69वां 69th भावगंगा का प्रोग्राम है और बड़ी खुशी की बात है कि YouTube पे आईफोन से हो रहा है। और कल वाला प्रोग्राम भी लोगों ने देखा तो बहुत तारीफ़ की, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि उसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फ़ोटोग्राफी भी अच्छी है। तो इसलिए एक नया सूत्रपात हुआ है, एक नई शुरुआत हुई है ये भावगंगा की। इस तरह से आज प्रवासी भारतीय दिवस है, तो थोड़ा सा प्रवासी भारतीय दिवस पर चर्चा करेंगे। और कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी 5 राज्यों के चुनावों की, और उसके आधार पर जो बातें हुई वो लोगों को बहुत पसंद आई। और लोगों ने इच्छा की कि उस पर थोड़ी और चर्चा की जाए, तो हम लोग उस पर और चर्चा भी करेंगे। इंद्र कुमार दीक्षित जी ने एक कविता लिखी है। वो देवरिया में रहते हैं और वहाँ नागरिक प्राचारणी सभा है, उसके एक मंत्री हैं। तो उनकी वो कविता भी जो इसी चुनाव के दौरान बहुत अच्छी मुझे लगी, मैंने उनसे इजाज़त ली और आपको वो कविता भी सुनाएंगे। और उसके बाद लोकतंत्र के बारे में, तमाम सारे जो ये चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में जो भ्रम फैलाए जाते हैं, जो ढेर सारे मिथ फैलाए जाते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज की हम लोगों की चर्चा इन सारे आयामों पर होगी। आज और एक गज़ल आपके सामने रखेंगे कि चारों ओर घरौंदों के छल्ले लगते हैं, नई कॉलोनियाँ शहरों के कल्ले लगते हैं। जीवंत सिस्टम में आप देखिए तो कल्ला मतलब एक पौधे से एक नई डाल का एक नया कुछ निकलता है, तो वो कल्ला कहते हैं। तो उस भावना को भी देखते हुए ये हम लोग और उस पर भी वो गज़ल पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे। वहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीय के रूप में जितना काम किया साउथ अफ्रीका के लिए और प्रवासियों के लिए, वो उसको याद करते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान के जो लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं प्रवासियों के रूप में, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, उसको याद करते हुए ये विशेष रूप से मनाया जाता है। और ये 21वीं शताब्दी की शुरुआत से मनाया जाना शुरू हुआ है, पहले नहीं मनाया जाता था। लेकिन प्रवासी भारतीयों की संख्या अब बहुत ज़्यादा हो गई है विदेशों में, और वे बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए और प्रवासी भारतीय लोगों के लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। संवाद होता है, प्रोग्राम होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गांधी जी का साउथ अफ्रीका में जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन आज हमारे देश के विकास के लिए प्रवासी भारतीयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पता नहीं आप इसको रियलाइज़ करते हैं कि नहीं कि पूरे दुनिया में जो प्रवासी भारतीय हैं और वहाँ से जो वो फॉरेन एक्सचेंज देश को भेजते हैं, उसी की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहता है। हमारे पास अब फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं रहती। 90s के आसपास इतनी फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा, कभी रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, ताकि अवमूल्यन मतलब रुपए की कीमत घटानी पड़ी ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिले।
अब हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो हमारे प्रवासी भारतीय, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, और इन देशों में, खाड़ी के देशों में जो हमारे क्राफ्टमैन और आर्टिजन्स सब जो लोग जाते हैं, और जिन्होंने वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज भेजा है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब हमेशा काफ़ी सरप्लस रहता है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब सारा क्रेडिट प्रवासी भारतीयों का है कि हमारी अर्थव्यवस्था, डिस्पाइट बैड गवर्नेंस, मैं कह सकता हूँ, इसके हजारों एग्जाम्पल हैं कि हमारे दिए गए टैक्सेस का सही इस्तेमाल नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल होता है। हम एडवर्टीजमेंट में, मतलब शर्म आनी चाहिए कि सरकारें सारी मीडिया में 4-4, 5-5 पेज के एक ही अखबार में विज्ञापन, और इतने अखबारों में फिर तमाम सारे प्रायोजित एडवर्टीजमेंट वाले प्रोग्राम विजुअल मीडिया में, और ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर्स का है। काम ही प्रचार होना चाहिए, लेकिन प्रचार पर इतना सरकारें खर्च कर रही हैं। अगर वो पैसा काम में लगाने लगते, उससे ठोस काम होता। आजकल शिलान्यास इतना हो रहा है, लेकिन काम कितना हो रहा है? इतने मेडिकल कॉलेजेस यूपी में खोले गए, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज थे वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, और नए मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे, फैकल्टी कहाँ से लाएंगे? क्योंकि और वो अभी उनके पास उतने संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। वही फंड हम प्रचार में लगा रहे हैं। प्रचार तो छाया की तरह होना चाहिए। छाया बनाने के लिए कभी किसी एक्स्ट्रा न संसाधन की ज़रूरत होती है, और न पैसे की ज़रूरत होती है, न किसी चीज़ के एफर्ट की ज़रूरत होती। आप जो काम करते हैं उसकी छाया बनती है, आप चलते हैं तो उसकी छाया बनती है। तो आपका काम ही प्रचार होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से काम करेंगे तो हर व्यक्ति के मन में उसकी अपने आप पॉजिटिव भावना आएगी, और वो उसका प्रचार करेंगे। तो काम ही प्रचार होना चाहिए, ना कि अलग से सरकारें इतना बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट दें। वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताने के लिए अगर कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं तो ठीक है कि ये नई पॉलिसी आई है, इसके ये सैलिएंट फीचर्स है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सरकारें अपने काम बताने के लिए, दिखाने के लिए कि जनता को नहीं पता है क्या कि आपने ये किया है, अब आप बताएंगे तब पता चलेगा। यानी कि काम हुआ नहीं है, आप जबरदस्ती बताना चाहते हैं। और ये एक दो नहीं, जितनी सरकारें आजकल हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी एक पार्टी या एक सरकार की बात नहीं है। दुष्यंत कुमार का वो शेर याद करिए कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। सारे ही सरकारों ने, और सरकारें तो जनता की हैं, लेकिन जो लोग उसके व्यवस्था के लिए जनता ने प्रतिनिधि भेजे, उन सब ने केवल अपना प्रचार किया, काम बहुत कम से कम किया। अपने प्रचार में ज़्यादा, दिखावे में ज़्यादा रहे, काम में कम। और इसीलिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज अगर आज है तो बैड गवर्नेंस के बावजूद भी अच्छा है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों ने हमें बचा के रखा है। एक सॉलिड सपोर्ट। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर सस्टेन कर रही है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट, और तो सब लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हर सेक्टर के लोगों का है, लेकिन दो सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, एक किसानों का और एक प्रवासी भारतीयों का। जिसकी वजह से कोई भी आर्थिक संकट कहीं भी दुनिया में क्या क्या होता है, डिप्रेशन आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान सस्टेन कर ले रहा है। अब 1990 के बाद उसमें दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, किसान और प्रवासी भारतीय। तो प्रवासी भारतीयों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। और आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज की जो टॉप पर्सन्स हैं वो सब ज़्यादातर अब इंडियन होते जा रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन दिशा की कमी है, और कुछ लोगों को वह मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को उभारने का, जबकि हर बच्चे को वो मौका मिलना चाहिए। अच्छी व्यवस्था वो है जो हर बच्चे को वो मौका दे। और चुनाव में आपको उसी व्यक्ति को वोट देना है जो किसी एक वर्ग, एक जात, एक धर्म के बच्चे के आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि हर बच्चे को, चाहे जहाँ वो भारत का बच्चा है, धरती का बच्चा है, उसके लिए काम करे। किसी एक
समूह या किसी एक वर्ग के लिए नहीं। और आजकल के जितने पिछले सरकारें हैं, शिक्षा पर तो फोकस ही नहीं है। डिस्पाइट बैड गवर्नेंस हम कह रहे हैं बच्चे अच्छी शिक्षा किसी तरह से ले रहे हैं और किसी तरह से एक्सेल भी कर ले रहे हैं अपने उसकी वजह से, जबकि सरकार की ड्यूटी है कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उसके अंदर जो क्षमता है वो प्रस्फुटित होने का मौका मिले, वो सुनिश्चित करे। लेकिन वो नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि सही लोगों को हम नहीं चुनते हैं। करोड़ों अरबों जो खर्च करते हैं उनको चुनाव में जिता देते हैं और फिर वो जीतने के बाद फिर उसके कई गुना कमाने में लग जाते हैं। लोगों को शिक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, जीवन यापन के लिए अच्छे अच्छे अवसर मिलें, आत्मविश्वास बढ़े, वो उनके प्रायोरिटी ही नहीं होती है। तो इसलिए और ज़रूरी है कि हमको अब आंखें खोलना होगा। यह चुनाव जो आने वाला है उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों का, एक नई शुरुआत की इसमें आप लोगों को करनी है। उस पर कल भी चर्चा की थी, आज भी थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। अब प्रवासी भारतीयों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए धन्यवाद देते हुए, बधाइयाँ देते हुए, और वो और ऐसे ही करते रहें, सब कुछ हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें और पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए काम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रवासी दिवस की उनको भी बधाइयाँ, और देश के अपने सभी मित्रों को भी, सभी परिजनों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब इंद्र कुमार दीक्षित जी जो देवरिया के हैं, देवरिया में रहते हैं और वहाँ नागरी प्राचारिणी सभा के मंत्री हैं और साहित्य से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसी कल जो हमने चर्चा की थी चुनाव के बारे में, किस तरह चुनाव होना चाहिए, उसी तर्ज पर बहुत अच्छी कविता भेजी है, अपने फेसबुक वॉल पर डाला था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे इजाज़त ली और वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले इतना बता दें कि 1893 में 1893 में सबसे पहले काशी नागरी प्राचारिणी सभा की स्थापना हुई बनारस में। बाबू श्याम सुंदर दास और उन लोगों ने मिल करके उसकी स्थापना की, क्योंकि उस समय ज़्यादातर उर्दू लिपि ही ज़्यादा चल रही थी, हिंदी सेकेंड ग्रेड में जा रही थी। तो हिंदी के आगे बढ़ाने के लिए, और हिंदी में भी कई वो थी, अलग अलग बोलियां थी, ब्रज था और अवधी थी, भोजपुरी थी, बुंदेलखंड के उधर थी। तो उन सबको एक करके एक नागरी प्राचारिणी सभा, नागरी खड़ी बोली का स्वरूप ही कह लीजिए, हिंदी को एक रूप बनाने के लिए ये काशी में स्थापित किया नागरी प्राचारिणी सभा। तो श्याम सुंदर दास जी और उनके और मित्रों ने 1893 में। फिर उसके बाद आगरा में उत्तर प्रदेश में दूसरी नागरी प्राचारिणी सभा बनी 1911 में, और मदन मोहन मालवीय जी, रफ़ी अहमद किदवई जी, इन लोगों की उसमें काफ़ी भूमिका रही, और इस तरह से यह एक नागरिक प्राचारिणी सभा आगरा में बनी। तीसरी उत्तर प्रदेश में नागरिक प्राचारिणी सभा देवरिया में बनी, और ये भी 1911 और 15 के बीच में लोगों ने प्रयास करते रहे और बनी। आज देवरिया की जो नागरिक प्राचारिणी सभा है ये बहुत एक्टिव है, अक्सर खूब प्रोग्राम भी कराती है और इसकी बड़ा जीवंत है अभी भी। काशी नागरिक प्राचारिणी सभा में उसकी लाइब्रेरी बहुत रिच है, बहुत सारी पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं हजारों की संख्या में, और शायद 50,000 से अधिक पांडुलिपियाँ हैं।
तो उसका अपना एक स्थान है। लेकिन देवरिया जैसे छोटे से शहर में नागरिक प्रचारणी सभा का होना और इतना एक्टिव बने रहना, उसके लिए मैं इंद्र कुमार दीक्षित जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं और दीक्षित जी की ये कविता आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो दीक्षित जी ने एक छोटी सी 2 लाइन की उसके पहले प्रस्तावना लिखी है और उसके बाद कविता। दीक्षित जी ने लिखा कि देश के 5 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होते ही चुनाव बिगुल बच चुका है। इसी के साथ सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए एक से एक बढ़कर तरीके आजमा रहे हैं। इसके बरक्स मतदाताओं को सही व्यक्ति को चुनने के लिए जागरूक करती यह कविता देखिए। हे मतदाता जागो, हे मतदाता जागो। जाति धर्म पद पैसे के लालच में तुम मत भागो। जाति धर्म पद पैसे के लालच में तुम मत भागो। हे मतदाता जागो, हे मतदाता जागो। लोकतंत्र के महापर्व पर हे मतदाता जागो। लोकतंत्र के महापर्व पर हे मतदाता जागो। सोच समझकर निर्भय होकर ईवीएम में बटन दबाओ। सोच समझकर निर्भय होकर ईवीएम में बटन दबाओ। सही व्यक्ति चुनकर अपने सपनों को साकार बनाओ। सही व्यक्ति को चुनकर अपने सपनों को साकार बनाओ। वोट न जाए व्यर्थ आपका, वोट न जाए व्यर्थ आपका, आलस निद्रा त्यागो। वोट न जाए व्यर्थ आपका, आलस निद्रा त्यागो। हे मतदाता जागो, हे मतदाता जागो। संविधान ने तुमको माना भारत भाग्य विधाता। संविधान ने तुमको माना भारत भाग्य विधाता। संविधान ने तुमको माना भारत भाग्य विधाता। निष्ठा पूर्वक किए कर्म का फल बेकार न जाता। निष्ठा पूर्वक किए कर्म का फल बेकार न जाता। देश धर्म की रक्षा खातिर वोट का गोला दागो। बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है कि देश धर्म की रक्षा खातिर वोट का गोला दागो। और धर्म का अर्थ यहाँ कोई एक सीमित अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ है ये वही है, संपूर्णता से जुड़ाव, सबका, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही धर्म है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण धरती, संपूर्ण प्रकृति, सबसे जुड़ाव, और उस जुड़ाव की वजह से हमारे किसके किसके प्रति क्या क्या फर्ज हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, वही धर्म है, वो जुड़ाव और वो कर्तव्य। वोट न जाए व्यर्थ आपका, आलस निद्रा त्यागो। हे मतदाता जागो, हे मतदाता जागो। संविधान ने तुमको माना भारत भाग्य विधाता। संविधान ने तुमको माना भारत भाग्य विधाता। निष्ठा पूर्वक किए कर्म का फल बेकार न जाता। देश धर्म की रक्षा खातिर वोट का गोला दागो। जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो। सुंदर परिधानों में सजकर माओ बहनों आओ। सुंदर परिधानों में सजकर, सुंदर परिधानों में सजकर माओ बहनों आओ। अपने मन पसंद प्रत्याशी चुनकर मुहर लगाओ। अपने मन पसंद प्रत्याशी चुनकर मुहर लगाओ। दिखलाओ दुनिया को ताकत, दिखलाओ दुनिया को ताकत। सहमे चीन शिकागो, वो तुक मिलाने के लिए शिकागो का इस्तेमाल बहुत बढ़िया किया है कि अपने मन पसंद प्रत्याशी चुनकर मुहर लगाओ। दिखला दो दुनिया को ताकत, सहमे चीन शिकागो। सहमे की जगह पे आदर करें, ये और बढ़िया होता। दिखला दो दुनिया को ताकत, सहमे चीन शिकागो। जागो मतदाता जागो, जागो मतदाता जागो।
तो ये हमारे मित्र इंद्र कुमार दीक्षित जी नागरिक पाचारणी सभा देवरिया से हैं, उनकी ये कविता आपके सामने रही। और अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कल के उसी मुद्दे पर। कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये चुनाव एक अवसर है आम व्यक्ति के लिए कि वो कैसे, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा स्टेक है, उसी का भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य, उसके वातावरण, उसकी सांस लेना की, उसके जल की व्यवस्था, नदी की व्यवस्था शुद्ध है कि नहीं, और सारे संसाधन भी उसी के हैं, टैक्सेस भी वही देता है, सारा बोझ भी वही उठाता है। लेकिन पार्टियां ऐसे बिहेव करने लगती हैं जैसे उनकी सरकार हो, वो मालिक हो। चुना जाता है, जनता चुनती है, लोकतंत्र है, लोक मतलब खुली आंखों वाली जनता, और गणराज्य है, जनता का राज्य है। लेकिन सरकारें जनता की हैं क्योंकि राज्य जनता का है। जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजती है विधानसभाओं में या लोकसभा में, लेकिन वो वहां जा करके यहीं पर सबसे ज़्यादा एकदम से मतलब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा आघात लगता है। उससे बड़ा आघात हो ही नहीं सकता लोकतंत्र पर, जनता पर, देश पर, कि जनता के प्रतिनिधि होकर जाते हैं और वहां बैठते ही किसी भी मुद्दे पर वोट देते समय या बहस करते समय जनता के प्रतिनिधि नहीं रह जाते, वो पार्टी के प्रतिनिधि हो जाते हैं, पार्टी के आका के प्रतिनिधि हो जाते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इससे उबरना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, जीवंत करना है, फिर लोकतंत्र कागजी रह जाता है, फंक्शनल लोकतंत्र नहीं रह जाता। अगर लोकतंत्र को फंक्शनल बनाना है, जिंदा रखना है, तो यह बंद होना होगा। आप शपथ लेकर के उन्हीं को वोट दीजिए जो कहें कि हम आपसे पूछ करके, मतलब अपने क्षेत्र के, आइए किसी भी मुद्दे पर बहस करते समय या वोट देने के पहले 2-4 दिन अपने क्षेत्र में रहिए, जनता की राय लीजिए। अलग अलग तरीके के राय मिलेंगे, जो मेजॉरिटी हो उसको आप वहां रखिए, जनता की राय रखिए। आप पार्टी ने आपको केवल फैसिलिटेट किया वहां पहुंचाने में, आप पार्टी के गुलाम नहीं हैं, आप उसके आका के गुलाम नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। इस बात को एस्टैब्लिश करना है। लोकतंत्र का केवल और केवल यही मकसद है, यही गणराज्य है, यही लोकतंत्र है, और जो कुछ है वो केवल फिर लीपा पोती है, कुछ और है, लोकतंत्र नहीं। उस लोकतंत्र को लाना है और इसकी शुरुआत इन 5 राज्यों में इस चुनाव में करने की आवश्यकता है। इसी के लिए कल मैंने पूरी बात आप लोगों से कही थी। अब उसी संदर्भ में बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, उन भ्रमों से हम कैसे उबरें, उसके लिए मैंने एक लंबा पत्र लिखा था अपने सभी मित्रों को, सभी परिजनों को, जिन्होंने, मैंने जो चुनाव लड़े, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के पहले ही लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि आप अगर चुनाव हार गए तो कितनी आपकी बेइज्जती होगी, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, आपका इज्जत धूल में मिल जाएगी। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया वो भी मैंने लिखा है। इसके अलावा लोगों ने तो यहां तक कहा कि पांडे जी क्या आपके सर से चुनाव का भूत उतर गया? तो उनको मैंने क्या उत्तर दिया है, एक आम हिंदुस्तान के खुली आंखों वाले जनता, मतलब जो लोकतंत्र में लोक है, लोक का मतलब ही होता है आलोक से बना हुआ है, लौकत, लौकना, कि मतलब दिखाई देना, खुली आंखों, जब तक आंखें बंद होंगी तो दिखाई क्या देगा। तो खुली आंखों वाली जनता को ही लोकतंत्र कहते हैं, और खुली आंखों वाली जनता से ही लोकतंत्र
जिंदा रह सकता है, पनप सकता है। तो इसलिए उस खुली आंखों वाली जनता के एक हिस्से के रूप में ये सब अनुभव मैंने किया है, और उसके बाद ये सब मैं आज पिछले 7 साल से संविधान कथाएं, 7.5 साल से, और जन जन तक जा कर के उस शहीदों के सपने, जिसकी वजह से वो फांसी के फंदे पर या गोलियां खा रहे थे इस आज़ादी के लिए, हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। उस आज़ादी का मतलब क्या है, उनके सपने क्या थे, और कैसे हम लोग खुशहाली से देश में रह सकते हैं। संविधान में क्या लिखा है, संविधान को लोगों ने समझा ही नहीं, और उसे तरह तरह के उसके बारे में विरोध करने लगे। पर मैं कहता हूँ एक बार पढ़ तो लो। हमारे बहुत सारे प्रबुद्ध मित्रों ने, मुझे शर्म आती है, प्रबुद्ध मित्रों ने कहा कि उन्हें संविधान पर विश्वास नहीं है। संविधान मतलब जनता की आवाज़, जनता की आवाज़ पर उन्हें विश्वास नहीं है, तो फिर क्या चाहते हैं वो? गुलामी? अगर किसी को संविधान पर नहीं विश्वास है तो फिर वो गुलामी चाहते हैं। इसका मतलब या तो गुलाम होना चाहते हैं या गुलाम करना चाहते हैं किसी बाकी लोगों को। दोनों ही खतरनाक हैं। तो इसलिए बिना जाने, बिना पढ़े फैसला कर लेना, यही आतंकवाद है और कुछ नहीं है। आतंक की एक ही परिभाषा है कि बिना जाने फैसला कर लेना, बिना समझे फैसला कर लेना, बिना पढ़े फैसला कर लेना, बिना चीज़ों को खुली आंखों से देखे हुए, सत्य को जाने हुए, पहचाने हुए फैसला कर लेना। हमको आतंकवाद से ऊपर उठकर लोकतंत्रात्मक जीवन जीना होगा, लोकतंत्र के लिए काम करना होगा, लोकतंत्र का सैनिक बनना होगा। तो इसलिए वो लंबा पत्र है, लेकिन उसके कुछ अंश आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वह डेमोक्रेसी में जरूरी है। नहीं तो तमाम भी लोग ये कहते हैं कि आजकल कोई अच्छा आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता, या बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। ये दोनों मिथ तोड़ने के लिए भी मैंने चुनाव लड़ा। तो पांडे जी, क्या आपके ऊपर से चुनाव का भूत उतर गया? आप चुनाव हार गए या हार जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, आदि आदि। ये कुछ प्रश्न हैं जो लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं या पूछा करते थे। अब तो धीरे धीरे कम हो गया। यह पत्र उन मित्रों के लिए मैंने लिखा था जो पहले मुझे बहुत लाइक करते थे, लेकिन चुनाव लड़ने की वजह से थोड़ा उदासीनता का भाव रखने लगे। मुझे समझने का वक्त तुम नेता हो गए हो, और नेता मतलब चरित्र खराब हो गया है। मतलब अंदर का चरित्र कैसा है वो नहीं जानेंगे, एक लेबल लगा देंगे कि नेता मतलब अब इतना खराब हो गया, नेता मतलब गाली। अब तो तुम राजनीतिज्ञ हो गए हो। उनको ये समझाने में कितना समय लगा कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं लोकनीति में हूं। वो राजनीति के दंड फंद करने नहीं आया हूं। विशेष रूप से जो कभी प्यार करते थे अब थोड़ा उदासीनता का भाव रखते हैं, या जो अपने मन में मेरे प्रति थोड़ा उपहास का भाव रखते हैं, भले ही मैं अंतर्मन से खुद सभी से प्यार करता हूं, संवेदनशीलता और जुड़ाव महसूस करता हूं सभी की, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण और धरती तथा सभी विरोध रखने वाले भी शामिल हैं। उनकी सबकी खुशहाली चाहता हूँ। उसी के लिए वैचारिक समझ का माहौल बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहा हूँ। वही माहौल बने उसी के लिए लगातार काम भी कर रहा हूँ, चाहे साहित्य के माध्यम से, चाहे बोलने के माध्यम से, चाहे संविधान कथाओं के माध्यम से, और चाहे और बच्चों के बीच में जाकर के काम करने से, या ह्यूमन वैल्यूज़ पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो जितने तरह से, क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना कि मेरा बचपन तो गांव में बीता, बोरा जोरा लेकर वहीं गांव में हर तरह से। तो वहाँ जाड़े में जैसे यहाँ हम लोग हीटर और ये वो, वहाँ कोहरा तापते थे या चूल्हा कोहरा यही सब होता था। उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ रखी है, उसके बाद हर तरफ से फूंकते थे कि अब इसमें आग लग जाए, वो लौ निकल आए। तो हर तरफ से फूंकने की कोशिश, यही अब भी कर रहा हूँ
कि हर तरफ से जितने तरह के एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहा हूँ कि वो माहौल बन जाए कि सब एक दूसरे की कनेक्टिविटी महसूस कर। वो है, वो सेंसिटिविटी है, वो कनेक्टिविटी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे ब्रह्मांड, प्रकृति, देश, धरती, सब कुछ। तो वह कनेक्टिविटी महसूस करते हुए अगर हम काम करने लगे, हर काम में उस कनेक्टिविटी का ध्यान रखें, तो हर काम बेहतर होने लगेगा और सबकी खुशहाली आएगी। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः अपने आप धरती पर उतरने लगेगा। उस माहौल को बनाने की ज़रूरत है, इसलिए उसी के लिए निरंतर काम करने की ज़रूरत है। ये लंबा पत्र पढ़ करके एक मित्र ने कहा, निरपेक्ष भाव से काम करते रहिए। छोटा भाई होने के नाते इतना जरूर कहूँगा कि क्या कर रहा हूँ और क्या परिणाम मिल रहा है, इसका आकलन भी करते रहिएगा। तो परिणाम मिल रहा है, आकलन भी कर रहा हूँ, लेकिन परिणाम धुएं के रूप में नहीं, पौधे के रूप में मिल रहा है। कभी यहाँ एक पत्ता निकल आता है, कभी कहीं यहाँ एक फूल निकल आता है। इसी तरह से ये जुड़ाव और लोकतंत्र और संविधान और शहीदों के सपने, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, पौधे की तरह से ग्रो कर रही हैं। मैंने उनको उत्तर भी दिया। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुझाव लिखा है उसे पढ़ करके पटना के एक मशहूर शायर की गज़ल का वो शेर याद आ गया। बड़ा प्यारा शेर है और हर संवेदनशील व्यक्ति उसको एहसास किए होगा। न सिर्फ तुंदो तेज धारा देखता हूँ मैं, न सिर्फ तुंदो तेज धारा देखता हूँ मैं, जो कट रहा है वो किनारा देख रहा हूँ। न सिर्फ तुंदो तेज धारा देख रहा हूँ मैं, जो कट रहा है वो किनारा देख रहा हूँ मैं। हम आँख मूंदे रहते हैं इसलिए कुछ नहीं पता चलता। आँख खोलिए, देखिए कि क्या क्या कट रहा है, किस किस डायमेंशन में क्या क्या कट रहा है, क्या क्या छिन रहा है, प्राकृतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो उस कटान को देखिए और उसको रोकिए। न सिर्फ तुंदो तेज धारा देखता हूं मैं, जो कट रहा है वो किनारा देखता हूं मैं। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर आप चुनाव हार जाएंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैंने उनसे यही कहा, सभी लोगों से, अभी तक तो मुझे लगता था यदि कोई अपराध करूं, चोरी करूं, किसी को सताऊं, हिंसा, बलात्कार, हत्या या गलत काम करूं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप लोगों की बातों से लगता है कि देश को दशा सुधारने के लिए यदि चुनावों में भाग लेते हैं, सही आदमी भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है सही तरीके से, बिना संसाधन के, केवल घर घर पहुंच करके अपनी बात पहुंचा करके, और जाति, धर्म, पैसा, शराब की बात किए बगैर, इनके आसरा लिए बगैर और जन सहयोग से संविधान बताते हुए चुनाव लड़ा जा सकता है। तो इस प्रयास से इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो बड़ी अजीब बात है। और मैंने उनको कहा कि आपकी जो नई परिभाषा है कि इन सब चीज़ों से, हिंसा, बलात्कार, हत्या, गलत काम, भ्रष्टाचार और बांटना, लोगों को तरह तरह के बांटना, झूठ बातें कहना, अफवाह फैलाना, पैसा, शराब, इन सब मतलब अपराध करने से इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती। सही काम के लिए कुछ कदम चलने से इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अगर यही परिभाषा मानी जाएगी तो फिर देश को आपराधिक महाशक्ति बनाने के लिए लुटेरों, अपराधियों, हत्याओं, माफियाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मुफीद होगी ये परिभाषा। तो चाहे देश को अपराध का महाशक्ति बनाना हो या
लुटेरों, हत्यारों, माफियाओं, बलात्कारियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। वैसे अब कुछ लोग यह भी कहने लगे हैं कि इसमें बदनामी मेरी नहीं, असल में उन लोगों, उस जनता की भी होनी चाहिए जो गलत मुद्दों के आधार पर चुन रही है और देश समाज की, प्रदेश प्रकृति की दुर्दशा हो रही है। कुछ लोगों ने यह उत्तर सुनने के बाद और बाद में मुझसे ये भी कहा कि दरअसल ये असफलता या बदनामी तो उन लोगों की है जो सही तरीके से चुनाव में प्रत्याशी देख करके नहीं वोट देते। इस पूरे बातचीत को कहीं आप किसी इस रूप में मत लीजिएगा मैं अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये महज एक प्रयोग है, उस प्रयोग का नरेशन कर रहा हूँ बस। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता का भी दोष या बदनामी नहीं है, बल्कि यह उसकी अनभिज्ञता है, सीमित दृष्टि या शॉर्ट टर्म की सोच है, गैर जानकारी है, अज्ञानता है। उसने अभी सच्चे लोकतंत्र का स्वाद चखा ही नहीं है, न ही कल्पना की है। जिस दिन लोकतंत्र और संविधान की रोशनी वहां तक पहुंच जाएगी, सब कुछ बदलने लगेगा। दरअसल जब अब वो देखती है कि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता है और मीडिया दिखाती है, प्रिंट और विजुअल दोनों के, फला फला का राज तिलक, तो उसके मन में तो यही होता है ना कि ये जो जीत गए ये राजा हैं और हम इनको चुनने वाले प्रजा हैं, अपने को प्रजा मानती है। फिर इस देश को प्रजातंत्र भी कहा गया, दूसरा छल ये भी किया गया। तो जब प्रजातंत्र का भ्रम पाला गया तो फिर वो अपने को प्रजा समझने लगी। फिर जो सेवक या सीधे साधे आदमी को नहीं, फिर जो भौकाल बनाने वाला, राजा की तरह ठाट बाट से आने वाला, गाड़ियों के काफिले से आने वाला, फिर वो राजा की उम्मीद करने लगी और जो राजा जैसा दिखा उसको चुनने लगी। तो उसको तो तमाम भ्रमों की शिकार हो गई, भ्रांतियों की शिकार हो गई। उसे सच्चाई बताई नहीं गई, उसे बताया ही नहीं गया कि तुम मालिक हो, देश के मालिक तुम हो, यह बताने की कोशिश ही नहीं की गई। वो तो तब होता जब संविधान बताया जाता, संविधान भी नहीं बताया गया। खैर, मैं इस देश की भलाई और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए, लोगों को उनकी शक्ति और जानकारी का एहसास दिलाने के लिए, लोगों में उनकी आंखों द्वारा दुनिया देखने और समझने का भाव बढ़ने के लिए 1000 बार चुनाव लड़ने और हारने को तैयार हूं। मेरा यही उत्तर होता था कि मैं इस देश की भलाई और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए, लोगों को उनकी शक्ति और जानकारी का एहसास दिलाने के लिए, लोगों में उनके अपनी आंखों द्वारा दुनिया देखने और समझने का भाव बढ़ने के लिए 1000 बार चुनाव लड़ने और हारने को तैयार हूँ। हारने से मुझे जरा भी दुख नहीं होता, हारने से मुझे जरा भी दुख नहीं होता। यहाँ एक बात और भी बता दें कि पिछले 20-22 साल में भारत में 7 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। दुनिया में किसी देश में किसान आत्महत्या इस तरह से नहीं करते। यह अकेला देश है जहाँ 2 चीज़ें विशेष रूप से अचंभित करती हैं कि चिकोटी काट के देखना पड़ता है क्या वाकई हम रियल वर्ल्ड में हैं या सपना देख रहे हैं। किसानों की आत्महत्याएं और जनता का रास्ता रोक करके, मालिक का रास्ता रोक करके इन सेवकों को गुजारना। घंटों मालिक, सड़क बंद हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो खड़े रहते हैं और ये सेवक गुजारे जाते हैं। सेवक तीनों तरह के सेवक, चाहे कार्यपालिका के, चाहे विधायिका के, चाहे न्यायपालिका के, सब के सब सेवक हैं और मालिक जनता है। जनता खड़ी हुई है और बाकी उनको गुजारा जाता है। और क्या कहें, क्योंकि ये नहीं जानती कि ये मालिक है। जिस दिन जान जाएगी वो उनसे शपथ लेकर के उन्हीं को वोट देगी जो जीतने के बाद जनता का रास्ता नहीं रुकवाएंगे। अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो 2 गाड़ी से चलिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलिए, वो सब तो ठीक है। लेकिन ये भी आश्चर्य है कि जिस जनता की सेवा के लिए आप हैं, तो सेवक को तो कभी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता। हाँ, जब उनका अहंकार आ जाता है, ईगो बहुत बढ़ जाता है, तभी दूसरे के मन में विरोध का भाव आता है।
कोई अच्छा व्यक्ति सेवा कर रहा है तो उससे कोई नाराज नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर है, अच्छा टीचर है, अच्छा सर्वेंट है, उसके लिए उसके जान के पीछे कोई नहीं पड़ेगा। जो सेवक, जब सेवा के इतर अहंकार कहीं ना कहीं आया, ईगो आया, तभी विरोध का या डर आया। तो इसलिए ये दो चीज़ें हिंदुस्तान में बड़ी विचित्र हैं। एक तो जनता का रास्ता रोक करके सेवकों को गुजारना, और दूसरा किसानों के आत्महत्या हैं। और सुब्रमण्यम भारती जो तमिल के सबसे बड़े पोएट रहे हैं, उनकी बड़ी फेमस कविता है, लाइन है बड़ी छोटी सी, कि यदि इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। इतनी संवेदनहीनता कि कोई बगल में भूखा सो रहा है और बगल वाले को नींद आ रही है। तो सोचिए कि भूखा सोने को कौन कहे, सबकी भूख मिटाने वाले किसान को अगर आत्महत्या करने तक की नौबत आ गई है तो सोचिए क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। तो व्यवस्था की यह असंवेदनशीलता, लोगों की यह संवेदनशीलता, यह तो तुरंत नष्ट होनी चाहिए। संवेदनशील लोग चुने जाने चाहिए जो पैसे के मतलब व्यापार करने के लिए वहां न जाएं, पैसा कमाने के लिए वहां न जाएं, विधायक और सांसद निधि का परसेंटेज लेने के लिए वहां न जाएं, जो केवल और केवल अपने क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि बन करके उनकी आवाज़, उनके दुख दर्द को वहां पहुंचाने और उसका निराकरण के लिए वहां जाएं। तो इसलिए मेरा जो उत्तर उनको था वो यही था कि इस देश की भलाई और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए, लोगों को उनकी शक्ति और जानकारी का एहसास दिलाने के लिए, खास करके संविधान कथाओं के द्वारा, लोगों में अपनी आंखों द्वारा दुनिया देखने और समझने का भाव भरने के लिए कि वो अपनी आंखों से देखें। 1000 बार चुनाव लड़ने को तैयार हूँ और हारने से मुझे जरा भी दुख नहीं होता है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, समभाव हैं, क्योंकि मेरे पास करने के लिए ज़रूरी कामों की लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। क्योंकि मेरे पास करने के लिए ज़रूरी कामों की लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। एक जगह वहाँ पर अगर जिसे हार कहते हैं वो प्रयास, एक बीजारोपण हो गया, 6 लोग और आए, वो चुनाव लड़ें और ये बात आगे बढ़े। मैं अभी बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, तो एक लंबी लिस्ट है जो मेरे पीछे लगी हुई कि मुझे भी करो, मुझे भी करो। तो इसलिए मुझे दुख होने का सवाल ही नहीं है। अगर लोग मुझे चुनते या अपना प्रतिनिधि बनाते तो ये उनकी मर्जी होती, उन्हें खुशी होती, या उन्हें ज़्यादा खुशी होना चाहिए था। मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं जो हूँ वो हूँ और वही रहूँगा, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए है। जितने प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये सबकी भावना है, सबके लिए है। जैसे मैंने कहा कि जब कोई कविता भी पढ़ता हूँ, मैं की जगह पे आप अपने को समझिए। तो मुझे अपना, मैं तो जो हूँ वो हूँ, वही रहूँगा, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी। इसलिए जीत हार का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम सारे सगे संबंधियों और मित्रों ने यह कहकर दूरियां भी बनानी शुरू कर दी कि अब तो आप राजनैतिक हो गए हैं, जैसे अब हम अछूत हो गए हैं। उन्होंने हमारे जीवन का एक बहुत ही छोटा अंश देखा, वह भी गलत परिप्रेक्ष्य में, अपने अब तक के अनुभवों के आधार पर, बिना भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन संभावना पर विचार किए हुए ही। जबकि हम राजनीति में नहीं, लोक नीति में एक प्रयोग के लिए गए थे। जबकि हम राजनीति में नहीं, लोक नीति में एक प्रयोग के लिए गए थे, खास करके यह देखने के लिए कि अभी हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है। खासकर यह देखने के लिए कि अभी हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ कि लोगों को संविधान ही नहीं पता है। अधिकांश लोगों ने संविधान का नाम ही नहीं सुना है। लोगों को यह भी नहीं पता है कि सत्ता और शक्ति उनके हाथ में है। लोगों को यह भी नहीं पता है कि सत्ता और शक्ति उनके हाथ में है।
और इसलिए लोग अपना सेवक या प्रतिनिधि न चुनकर अपने ऊपर देख सत्तासीन या एक तरह से राजा ही चुनने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर सत्तानशीन एक राजा या शासक ही चुनने की कोशिश करते हैं। और मामला यहाँ तक आ जाता है कि जब हमारे कुछ पूर्ववर्ती विचारकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब राजा माँ की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होंगे, तो जनता कहीं न कहीं चेतन या अवचेतन मस्तिष्क में राजा या उस जैसे ही चुनने की कोशिश करती रही अब तक। क्योंकि जब किसी ने कह दिया कि अब आज़ादी के बाद किसी लीडर ने कह दिया कि अब जनता राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होंगे, यानी कि राजा पैदा होंगे, राजा रहेंगे। इसीलिए प्रजातंत्र शब्द ज़्यादा मुफीद लगा लोगों को कि प्रजा है, राजा चुनेगी, बैलेट बॉक्स के थ्रू चुनेगी, लेकिन जो जीतेंगे वो राजा हो जाएंगे। कितना बड़ा भ्रम फैलाया गया। संविधान में लोकतंत्र और गणतंत्र, गणराज्य और लोकतंत्र के अलावा कोई शब्द नहीं है। संप्रभु है, जनता संप्रभु है, उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है, बस केवल उसी का राज्य है। और उसके बाद व्यवहार में ये हालत, कितना शर्म की बात है। तो जब और मामला यहाँ तक आ जाता है जब हमारे कुछ पूर्ववर्ती विचारकों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब राजा माँ की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्सेस से पैदा होंगे, तो जनता कहीं ना कहीं अपने चेतन अवचेतन अचेतन मस्तिष्क से राजा या उस जैसा ही चुनने की कोशिश करती रही। वोट के द्वारा आप अपने लिए सेवक या प्रतिनिधि चुनते हैं, न कि मालिक, और विश्वास माने, जबकि संविधान एक्सपेक्ट करता है कि आप वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, सेवक चुन रहे हैं, न कि मालिक। और विश्वास माने तो मैं चुनाव में एक थर्मामीटर, बैरोमीटर की तरह एक यंत्र के रूप में गया था कि हमारे लोकतंत्र का तापमान, ऊर्जा, दबाव, गहराई व अन्य सारे पैरामीटर कैसे हैं और कितने हैं। और अभी खूब मेहनत किया जाए तो कम से कम कितने साल और लगेंगे लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में पल्लवित पुष्पित होने के लिए। तो आप विश्वास मानिए कि चुनाव में मैं एक थर्मामीटर, एक बैरोमीटर की तरह एक यंत्र के रूप में गया था कि हमारे लोकतंत्र का तापमान, ऊर्जा, दबाव, गहराई और अन्य सारे पैरामीटर कैसे हैं, कितने हैं। और अभी अगर लगातार खूब मेहनत किया जाए तो भी कम से कम कितने साल लगेंगे लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में पल्लवित पुष्पित होने के लिए। तो मुझे आश्चर्य ही हुआ कि वह संस्था, वह व्यवस्था जो देश के हर छोटी बड़ी बातों को कंट्रोल करती है, जो सरकारें हम चुनते हैं, वो फिर हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करती है, हर चीज़ पर प्रभाव डालती है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वह संस्था, वह व्यवस्था जो देश के हर छोटे बड़ी बातों को कंट्रोल करती है, प्रभावित करती है, उसके बारे में, चुनाव के बारे में लोगों के मन में इतनी गलत धारणा कि कोई उम्र पर हो हमें का हानि, यहाँ तक का कि भाव या वोट हमारे देने से क्या होता है, वोट ही देने नहीं जाएंगे 40% लोग, घर से नहीं निकलेंगे। उसके बारे में लोगों के मन में इतनी गलत धारणा, इतना उदासीनता या अनुत्साह। अगर आपके ड्राइंग रूम में कीचड़ है और और कोई आकर उसे साफ करने की कोशिश करता है तो आप उससे परहेज करेंगे, उसका ही मजाक उड़ाएंगे। ये हालत हो गई है कि अगर आपके ड्राइंग रूम में कीचड़ है और कोई और आकर के साफ करने की कोशिश कर रहा है, कायदे से तो आप ही को निकल पड़ना चाहिए साफ करने के लिए, तो उसका भी आप मजाक उड़ाएंगे। मेरे एक बेहद प्रिय और हितैषी संबंधी ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि पांडे जी, क्या अब आपके ऊपर से राजनीति का भूत उतर गया है? गिरीश जी कहा था, गिरीश जी क्या अब आपके सर के ऊपर से राजनीति का भूत उतर गया है? मैंने सहज भाव से उन्हें उत्तर दिया, मैं राजनीति में हूँ ही नहीं, मैं राजनीति में हूँ ही नहीं। हाँ, देश में राजनीति
देश की राजनीति लोकनीति में बदल जाए, हर व्यक्ति को भारत के संविधान की जानकारी हो जाए और उसको यह एहसास हो जाए कि वह मालिक है, मालिक जनता है और जिन्हें वह आज मालिक समझ रही है वे मात्र सेवक हैं। इसी के लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई के समान हम लोग ये क्रूसेड कर रहे हैं। जिस दिन देश से अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और चिकित्सा की अच्छी सुविधाओं का अभाव और हर बच्चे में जो क्षमता है वह प्रस्फुटित होने का भाव उदय हो जाएगा और वह अभाव दूर हो जाएंगे, उसी दिन मेरा भूत उतर जाएगा। सुविधाओं और मैंने उनके कहा कि जिस दिन देश से अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और चिकित्सा की अच्छी सुविधाओं के अभाव का भूत उतर जाएगा और बच्चों और देश के हर व्यक्ति में जो प्रतिभा है उसके प्रस्फुटित होने का पुष्प खिल जाएगा, उस दिन मेरा भी भूत उतर जाएगा। इसके लिए बेहद जरूरी है सूत्र की 130 करोड़ लोग जो किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं वो सुनिश्चित करने लगे कि उनके दिए गए पैसों का एक पैसे का भी व्यवस्था दुरुपयोग न करे। उस दिन मेरा भूत उतर जाएगा, मेरे ऊपर से लोक नीति का भूत भी उतर जाएगा और जिस दिन ये होने लगेगा। असल में जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को संपूर्णता में देखना होगा। हमने एक कदम अगर उठाया, व्यवस्था में एक नया प्रयोग किया, तो इसको मेरे और सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ अगर समझने की कोशिश किया जाएगा और यही चीज़ आप में है कि अगर आप इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कदम बढ़ाते हैं तो आपके उस कदम को आपकी पूरी पर्सनैलिटी और अब तक जो आपने किया है, सोचा है, उसके संदर्भ के साथ देखा जाएगा, तब चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को संपूर्णता में देखना होगा और संपूर्णता में मिलजुल करके काम करना होगा। केवल अपना घर परिवार देखते रहें, न समाज देखें, न लोकनीति देखें, न प्रकृति देखें, न पर्यावरण देखें, न अन्य धरती के लोग देखें, न जीव जंतु वनस्पतियाँ देखें, न नदियाँ देखें, न हवा देखें, न पानी देखें और सोचें कि अनंत साल तक हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। अगर हम केवल अपना घर परिवार देखते रहें, उसके अलावा कुछ न देखें जो अभी मैंने गिनाया है, और सोचें कि हमारा परिवार अनंत काल तक खुशहाल रहेगा, हो पाएगा क्या? यह संभव है? हमें अपनी कुछ न कुछ ऊर्जा और समय समाज को, लोकनीति को, व्यवस्था को, प्रकृति को और धरती को भी देना ही देना होगा। हमें अपना कुछ न कुछ ऊर्जा और समय और संसाधन समाज को, लोकनीति को, व्यवस्था को, प्रकृति को और धरती को देना ही देना होगा। जो इस संपूर्णता में से किसी भी भाग या अंश को अछूत समझते हैं, जो इस संपूर्णता में से किसी भी एक भाग को या अंश को अछूत समझते हैं या उसमें शुद्ध भाव व मन से जाने वालों को ही अछूत समझते हैं, तो वह उस नाव में बैठे लोगों की तरह हैं जिसमें अगर छेद हो गया है तो उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वे मान बैठे हैं कि छेद अभी बहुत दूर है हमसे और जो बचा रहे हैं, छेद बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनकी निगाह में अछूत हैं, क्योंकि अभी कोई खतरा नहीं है, अभी बहुत दूसरे हिस्से में है, लेकिन कभी न कभी वो पानी भरेगा और उन तक आएगा। उनके लिए अक्सर कहा जाने वाला यह वाक्य बड़ा मुफीद साबित होता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है और संतोष के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोषम परमम सुखम, या गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। हमारा देश बहुत ज़्यादा धार्मिक है और धार्मिकता में संतोष को बहुत बड़ा गुण बताया गया है, लेकिन संतोष की भी एक सीमा है। संतोष कहाँ ज़रूरी कहाँ नहीं, इसे भी समझने की ज़रूरत है। इसीलिए ये धार्मिकता राजनीतिकों को बहुत मुफीद लगती है, क्योंकि वो पब्लिक को संतोष का गुण सिखा करके चुप करा देती है, उनका इनिशिएटिव किल कर देती है।
उनके लिए अक्सर कहा जाने वाला यह वाक्य बड़ा मुफीद साबित होता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है, कि संतोष के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोष का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है यदि तुलना गोधन, गजधन, बाजधन या रतन धन से की जा रही हो, लेकिन स्थितियां अगर अत्याचार की, अन्याय की या असत्य की हों, एक्सप्लॉयटेशन की हों, खतरे की हों, तो वहाँ संतोष कतई नहीं चाहिए। और उन हालात में जो संतोष रखता है वह अपने को धोखा दे रहा है, और उन हालात में जो संतोष रखता है वह अपने को धोखा दे रहा है। वहाँ असंतोष की ही आवश्यकता है, वहाँ असंतोष की ही आवश्यकता है। जब चारों ओर सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा हो और लोग चुप हों, तो इस चुप्पी को क्या कहेंगे? इसका कारण, मुझे बेचैन लोग अधिक अच्छे लगते हैं बिला वजह सोए पड़े लोगों की तुलना में। मुझे बेचैन लोग अधिक अच्छे लगते हैं बिला वजह सोए पड़े लोगों की तुलना में। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। बहुत लोगों को यह शब्द बहुत अच्छा लगा, सार्थक बेचैनियाँ। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। और जब सार्थक बेचैनियों के जगने जगाने और अब सार्थक बेचैनियों के जगने जगाने और सूत्रबद्ध होने का समय आ गया है। और अब सार्थक बेचैनियों के जगने जगाने और सूत्रबद्ध करने का होने का समय आ गया है। इसीलिए फिर वो मेरा शेर यहाँ पर मौजूद हो जाता है कि जुगनुओं, सार्थक बेचैनी वाले लोगों, जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। वही सार्थक बेचैनियों के लोग एक में हाथ ले करके जब निकल पड़ेंगे तो सारा परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। तमाम लोग जन आंदोलनों और जागरण के काम में लगे हैं। जब उनसे आग्रह किया कि राजनीति की शुचिता के लिए भी काम करिए, तो उन्होंने ऐसा करना या साथ में आने से किनारा कर दिया। तमाम लोग NGOs हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों की भलाई काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहता था कि आखिर जब हम टैक्सेस सरकार को देते हैं, संसाधन सारा उसको दे देते हैं, हर व्यक्ति 15-20% से 60%, 70% तक टैक्स दे रहा है, वो इस जनता की भलाई के लिए ही दिया जा रहा है, तो उसका सदुपयोग हो, ऐसा माहौल बनाने के लिए आप लोग क्यों नहीं काम करते हैं? तमाम NGO से मैंने पूछा कि आप लोग जो छोटे छोटे एरियाज में छोटा काम कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर, देश को यही काम करना है, व्यवस्थाओं को, सरकारों को यही काम करना है, और संसाधन हम ही दे रहे हैं इसको। तो वे जन आंदोलन या जन जागरण अभियान सभी पार्टियों और सरकारों काम में लगी। जब उनसे आग्रह किया कि राजनीति की शुचिता पर काम करिए ताकि ये काम जो आप कर रहे हैं वही सब अपने आप होने लगे, सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो उन्होंने साथ आने से किनारा कर लिया। इसके मूलतः दो कारण हो सकते हैं। वे जन आंदोलन या जन जागरण अभियान सभी पार्टियों और सरकारों के साथ तालमेल बैठाकर करते हैं, बिना उनकी शुचिता की परवाह किए बगैर। वे जन जागरण और जन आंदोलन सभी पार्टियों और सरकारों, जो भी पार्टी आ जाए सत्ता में, सरकारों के साथ तालमेल बैठाकर करते हैं, बिना उनकी शुचिता की परवाह किए बगैर। इसलिए वो शुचिता के लिए काम नहीं करेंगे। जन जागरण या जन आंदोलन वे शुचिता और तपस्या के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग NGO चला रहे हैं केवल व्यवसाय के लिए, अथवा जन आंदोलन ही उनका साध्य या मकसद है और वे आंदोलन के लिए ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का मकसद ही है लाइमलाइट में बने रहना, किसी मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन करते रहना। कई लोगों से मैंने कहा कि आप जो ये जिस मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं इतने साल से, आप उसी चीज़ को मोटिवेट करके MLAs और MPs उसी भाव का, क्योंकि ज़रूरी मुद्दा है, इसके लिए विधानसभा और लोकसभा में उनको पहुंचाइए और उसमें इस पर लॉ बनाएंगे। तो कहा लेकिन तब में हमारे आंदोलन का क्या होगा? मतलब वो मुद्दा सॉल्व होना, उस पर इंटरेस्ट नहीं है, वह आंदोलन हमेशा जिंदा रहे और ताकि उनका नाम जिंदा रहे। ऐसे भी लोग मिले, कैसे कैसे ऑब्सेस्ड लोग मिले हैं, कैसे कैसे ऑब्सेशंस लोगों में रहे हैं। जबकि अगर चुने हुए प्रतिनिधि अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान, ईमानदार चुन लिए जाएं
तो सरकारें भी ईमानदार और संवेदनशील हो जाएंगी तथा वह सब काम जिसके लिए एनजीओ थोड़े से सीमित या छोटे दायरे में काम कर रही हैं, वे सभी का काम शीघ्रता से सरकारें स्वयं पूरे देश के हर नागरिक के लिए कर देंगी, क्योंकि वो उसके लिए नियम ही बना देंगी और संसाधन पब्लिक टैक्स के रूप में दे ही रही है। कई मित्रों ने कहा कि आप कहाँ दंगल में उतर आए हैं। कई मित्रों ने कहा कि आप कहाँ दंगल में उतर आए हैं। आप अखाड़ा तैयार करिए जिसमें नए पहलवान तो तैयार करिए, लेकिन स्वयं दंगल में मत उतरिए। उन्हें कितना भी समझाया कि अखाड़ा, दंगल ये सब राजनीति के दांव पेच के शब्द हैं। अब हमें लोक सेवा द्वारा लोक नीति करना है, लोक नीति तक चलना है, पहुंचना है। सारे छल प्रपंच दांव पेच से ऊपर उठकर, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। एक चमत्कार जरूर हुआ और हो रहा है। जहां जहां गहराई से मेरी संविधान कथाएं और राष्ट्र कथाएं हो गई, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नवंबर 2015 के पहले, वहां गांवों के पंचायती राज चुनावों में लोकनीति के ये प्रयोग अभूतपूर्व रूप से सफल हुए हैं। माइक्रो लेवल पर, छोटे फलक पर सफलता इस बात का प्रमाण है कि निकट भविष्य में यह मैक्रो लेवल पर भी होगा। ये आर्टिकल 2020 के पहले लिखी गई है। 2020 के पंचायत चुनाव में भी, क्योंकि कोरोना का टाइम था, हम लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और गाँव तक नहीं जा पाए, फिर भी कम से कम 25 से 30 गांव पंचायतों में अच्छे लोग चुने गए, जो बिना पैसे के केवल दो चीज़ें वही लोगों को विश्वास दिला करके, एक तो सारे फैसले सारे गांव के लोग करेंगे और प्रधान केवल फैसिलिटेटर रहेगा, इम्प्लीमेंटर रहेगा, फैसले गांव के लोगों के होंगे। और दूसरा, अगर आप लोग, वो खुद कहता है कि अगर आप लोग पाएंगे कि 2 साल तक मेरा काम ठीक नहीं है तो आप मुझे निकाल दीजिए। ये दो जो प्रोविजंस हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद, वह जनता को बताता हुआ वो प्रधान चुने गए। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई। माइक्रो लेवल पे ये चीज़ें सफल हो रही हैं, जानकारियों का असर हो रहा है। मैक्रो लेवल पे भी यह होगा और संसद में तीसरा लेवल पे होगा। गांव पंचायतों के बाद अब दूसरा जो स्टेप है वो विधानसभाओं का ही है। 2022 के पांचों राज्यों के चुनाव में एक शुरुआत हो जाएगी। ढेर सारे तो नहीं, लेकिन 5%, 10% ऐसे विधायक पहुंच जाएंगे जो कि एक नई शुरुआत करेंगे, जो जन सहयोग से होंगे और जनता के प्रतिनिधि बनेंगे। वो लूटने के लिए नहीं, जनता की आवाज़ बनने के लिए पहुंचेंगे, सेवक के रूप में पहुंचेंगे। और जो इसका विरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई बड़े से बड़ा जुडिशरी का या एग्जीक्यूटिव का आदमी अगर जा रहा है तो जनता का रास्ता बंद हो जाए, वो सिस्टम बंद होने का विरोध करेंगे। तो माइक्रो लेवल, छोटे फलक पर सफलता इस बात का प्रमाण है कि निकट भविष्य में ही मैक्रो लेवल पर यह सफल होगा। बड़े पैमाने पर भी यह सफल होगा। विधानसभा और लोकसभा में भी यह सफल होगा। लोगों की अब सोच बदलेगी, क्योंकि बिना उसके अब काम नहीं चलने वाला है। हैरत की बात है कि कोरोना आने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। मेरा लोक नीति में प्रयोग तो बहुत छोटा सा रहा है। जीवन में धरती, समाज, प्रकृति, पर्यावरण के बेहतरीन और खुशहाली के लिए जीवन में निरंतर अनगिनत प्रयोग किए हैं, वैचारिक भी और प्रयोगात्मक भी। यह लोकनीति का प्रयोग तो एक रहा है, लेकिन जीवन भर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। जीवन में धरती, समाज, प्रकृति, पर्यावरण के बेहतरी और खुशहाली के लिए जीवन में निरंतर अनगिनत प्रयोग किए हैं, वैचारिक भी और प्रयोगात्मक भी। सबकी चर्चा इस छोटे से आलेख में तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, एक झलक तो प्रस्तुत किया ही जा सकता है। बचपन से डायरियाँ साथ में रहीं। डायरियों में तमाम सारे घटनाओं के लेखन के साथ साथ वैचारिक और साहित्यिक गुम्फन और बहुत सारे वैचारिक प्रयोग होते रहे, जिन्हें जीवन में भी उतारने की लगातार चेष्टा चलती रही। लोकनीति और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रकृति और नदियों के बचाने के क्षेत्र में, अपने ऊपर कम से कम संसाधनों का प्रयोग करने के क्षेत्र में, तथा वैचारिक धरातल पर तरह तरह की विचारधाराओं के समन्वय के क्षेत्र में, लोगों की आंखों को खोलने तथा खुलवाने के क्षेत्र में,
जो लोग तरह तरह के पट्टियां बांधे बैठे हैं, उनकी पट्टियां हटाने के क्षेत्र में, कभी कविताओं के माध्यम से, कभी कहानियों के माध्यम से, कभी साहित्य के माध्यम से, कभी बातचीत के माध्यम से, कभी विविध मंचों पर व्याख्यान के माध्यम से तरह तरह के प्रयोग होते रहे। इन सब प्रयोगों में हमें खुशी भी मिलती रही तो लोगों पर प्रभाव भी पड़ता रहा। बच्चों के बीच मोटिवेशन के लिए, उनकी विलक्षणता का एहसास कराने के लिए, उनकी अनंत संभावना का संदेश देने के लिए बार बार पिछले 40-45 सालों से हजारों विद्यालयों में गया होऊंगा। प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक, IIT IIM तक। मेरे लिए शून्य से अनंत तक आजीवन सबसे जुड़ाव महसूस करने के कारण ही अपना फ़ोन हमेशा उठाता रहा, चाहे वो धरती के सबसे बड़े या शक्तिशाली व्यक्ति का हो या सबसे निरीह व्यक्ति का। और जो भी मिलने आया सबसे मिलता रहा, कम से कम में इंतज़ार कराए हुए, और कोशिश करता रहा यथासंभव सबकी समस्या जितना हो सके उतना दूर कर सकूं। बहुतेरे लोगों के लिए मेरा नंबर एक SOS, सेव और सोल, राहत की एक आशा की तरह रहा। और उन्हें जब कोई संकट आया तो मुझे बताकर या समस्या का हल मिला, या अगर मैं नहीं भी हल कर पाया तो सांत्वना मिली। उन्हें विश्वास हुआ कोई सुनने वाला तो है। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मैं केवल ज्ञात नंबर में, तमाम हमारे कोलीग और मित्र हैं जो केवल नोन नंबर से उठाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मैं केवल ज्ञात नंबर, नोन नंबर ही उठाऊंगा तो अपने को ईश्वर और प्रकृति से भी, सृष्टि से भी काट देता हूं। क्योंकि अगर ईश्वर भी मुझे फ़ोन करेगा तो वह अज्ञात नंबर से ही होगा मेरे लिए। मेरी ये कविता है भविष्य का धर्म। बचेगा आदिवासी ही, बचेगा ग्रामवासी ही, क्योंकि उसने बचेगा वनवासी ही, क्योंकि उसने ईश्वर को चुना है, प्रकृति को चुना है, और इन तथाकथित सभ्य लोगों ने चुना है ईश्वर की सेना को, तरह तरह की सुख सुविधाओं को। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोकुश से हारना पड़ता है। लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोकुश से हारना पड़ता है। तो इन द लॉन्ग रन फिर जिसकी संवेदना जितनी ज़्यादा होगी वही जीतेगा। राम की संवेदना जब वन में थे, सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ऋषियों, जानवरों और भीलों, किरातों, वनवासियों, सबसे जब जुड़ाव था, सबके साथ संवाद कर रहे थे। एक खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। जब उनकी संवेदना इतनी विराट थी तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी शक्ति इतनी विराट हो गई। सबने थोड़ी थोड़ी उन्हें शक्ति दी। हर ऋषि ने उन्हें ज्ञान भी दिया और अगले ऋषि का, अगले ज्ञानी का पता भी बताया, और उसके अगर कोई अस्त्र शस्त्र थे तो वो भी दिए, बताए। और इस तरह से वो उस समय की महाशक्ति रावण को हरा पाए। लेकिन जब वो वन और उस विराट संवेदना से थोड़ा सिमटने लगे, अयोध्या के राजगद्दी तक सिमटना शुरू किया, तो फिर सबसे विराट संवेदना से जुड़े हुए दो बच्चों से हारने की नौबत आ गई। तो लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन और संवेदना का फैलाव, संवेदना का विस्तार, विराट संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। तो संवेदनशीलता ही सबसे बड़ा गुण भी है और ताकत भी। इसके लिए मैं अपनी चींटी और व्यवस्था वाली कहानी अक्सर अपने हर प्रोग्रामों में सुनाता हूँ, विशेषकर बच्चों के सामने। आप लोगों को भी कई बार सुनाया है। अपनी संवेदनशीलता के कारण मैं पूरी लंबी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, उसको संक्षेप में 1-2 लाइन में ही आपके सामने रख दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई नए लोग सुन रहे हो तो वो भी उसका बैकग्राउंड समझ लें। अपनी संवेदनशीलता के कारण चींटी उस कहानी के अन्य पात्रों, राजा, रानी, हाथी व बढ़ई, सांप, लाठी, आग, नदी, सब पर भारी हो जाती है। और जब ये कहानी बचपन में सुनी तो मैं अपने गांव में अवधी भाषा में सुनी, लेकिन बड़े होने पर जब पूरी दुनिया की लोक कथाएं पढ़नी शुरू की तो ये कहानी मुझे दुनिया के अधिकांश देशों की भाषाओं में मिली। ये कहानी बताती है कि सिस्टम में सबसे छोटे एलिमेंट, सबसे छोटे तत्व की ताकत। अगर समाज का सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे इस कहानी में चींटी है, और समाज का सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे साधारण व्यक्ति भी पूरी संवेदनशीलता के साथ
कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ बदल सकता है। ये कहानी तब की है जब राजतंत्र भी रहा होगा और कौन कौन से तंत्र रहे होंगे। आज तो लोकतंत्र है, वही सबसे छोटा एलिमेंट ही, सारी सत्ता उसके पास है, वही उसी की मेजॉरिटी है, वो जो चाहे सो कर सकता है। तो पूरी संवेदनशीलता के साथ कुछ भी करने को ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है, पूरे सिस्टम को क्रियाशील भी बना सकता है और संवेदनशील भी। दरअसल ये कहानी भविष्य के लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र का आदर्श भी। अपने बारे में भी एक दो लाइनें इसमें लिखी हुई हैं। मेरा बचपन गांव में बीता, प्राइमरी शिक्षा आम के पेड़ के नीचे हुई क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। गांव का सब कुछ बहुत अच्छा लगता था सिवा बरसात के उस गली से जिससे आदमी और जानवरों का सारा मैला बहता था और हमें उसी से होकर आना जाना पड़ता था, चाहे स्कूल या कहीं भी। मन करता था इस कीचड़ से मुक्ति मिल जाती। उस अनुभव और उस पूरी दुनिया और उसके बाद पूरी दुनिया देखने के बाद एक हाइकू कविता बनी। धरती की कीचड़ देख भागा तो जहाँ पहुँचा वहाँ आकाश में कीचड़ था। आज ज़रूरत है गांव का विकास और स्वराज्य ऐसा हो कि धरती की कीचड़ भी मिटे और आकाश में भी कीचड़ न पैदा हो। ये प्रदूषण और क्या क्या जो वैचारिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण, सब आकाशीय प्रदूषण, ये तमाम सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाहें फैल रही हैं, ये भी तो कीचड़ है, प्रदूषण है, झूठ फैल रहा है, फैलाया जा रहा है। तो आज ज़रूरत है कि गांव का विकास और देश का विकास और स्वराज्य ऐसा हो कि धरती की कीचड़ भी मिटे और आकाश में भी कीचड़ पैदा ना हो। और फिर इसके बाद मेरा फिर ये कोशिश रही कि धरती, आकाश और समाज तीनों की कीचड़ दूर करने के लिए आजीवन जितना मुझसे हो सकेगा मैं करता रहूँगा। कभी कभी वैचारिक अतिरेक में आकर डेमोक्रेसी की कमियों से ऊब गया और लोगों की जहालत पर सर धुलने जैसा महसूस हुआ तो जीवोक्रेसी तक पहुंच गया। दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट आया और शायद कोरोना जैसी महामारी हमें जीवोक्रेसी के तरफ धीरे धीरे ले भी जा रही है, ले जाएगी। यह सीमित सोच हर जगह दिखती है, साहित्य में तो बहुत ही ज़्यादा है। और चूंकि डायरियाँ लिखता रहा इसलिए तो कभी कविताएं, कभी व्यंग्य, कभी उपन्यास, कभी कहानियाँ, कभी छोटी कविताएं, कभी गज़ल, कभी यात्रा वृत्तांत, सभी कुछ है। बहुत से मेरे मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि पांडे जी आप एक विधा को क्यों नहीं साध लेते। दरअसल हम आज जो भी देख भोग रहे हैं अपने समय के लोगों के कामों और विचारों का ही फल भोग रहे हैं। दरअसल हम आज जो भी देख भोग रहे हैं वह केवल अपने समय के लोगों के ही कामों और विचारों का फल नहीं भोग रहे हैं, बल्कि सैकड़ों हजारों साल के पूर्ववर्ती विचारकों और प्रभावी व्यक्तियों के अच्छे बुरे कार्यों और विचारों का फल भी भोग रहे हैं। इसी के लिए खास तौर से यह आर्टिकल मैंने सोचा था कि आपके सामने इसकी मुख्य बातें रखूंगा। जब मैं कहता हूं कि भविष्य में डेमोक्रेसी को शुद्ध होना है तो लोग कहते हैं कि ऐसा असंभव है। जब मैं कहता हूं कि भविष्य में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को शुद्ध होना है तो लोग कहते हैं कि ऐसा होना असंभव है और वे पहले के विचारकों के ढेरे स्टेटमेंट और सपोर्ट में पेश करने लगते हैं। मसलन डेमोक्रेसी इज़ द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ स्काउंडर। अक्सर जब चर्चा होती कि डेमोक्रेसी को शुद्ध होना है, इवॉल्व होना है, तो अक्सर वो कहने लगते हैं कि अभी कल ही मैंने आपको वो सुनाया था कि हैंडपंप वाला उदाहरण कि शुद्ध पानी आना है, लेकिन वह लॉजिक मैं दूं, वह तथ्य बताऊं, वह वैज्ञानिक सत्य बताऊं, उसके पहले वो यही कहते हैं कि फला फला ने कह दिया है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने या एक्स विचारक ने, कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल। डेमोक्रेसी दुष्टों की आखिरी आरामगाह है। या डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, ओ डबल एफ, फॉर द पीपल, FAR, एंड बाई द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों से अलग थलग, लोगों से दूरी के लिए, लोगों की खरीद फरोख्त के लिए, आदि आदि। और जब सारे तर्कों का जवाब देने की कोशिश करता हूं तो वो इस पर आ जाते हैं कि आप क्या करेंगे, कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होगा। लोगों को कैसे समझाएं कि डेमोक्रेसी में वे स्काउंड्रल लोग या जो पॉलिटिक्स में आए
वही स्काउंड्रल लोग जो पॉलिटिक्स में आए, अब वो अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए कहने लगते हैं कि हमारे जैसे स्काउंड्रल ही इसमें रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। लोगों को कैसे समझाएं कि डेमोक्रेसी में वे स्काउंड्रल लोग, वे दुष्ट लोग जो पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने अपने गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के सिद्धांत बनाए होंगे। वो यही फैलाते रहे कि पॉलिटिक्स में बस स्काउंड्रल ही रह सकता है और सफल हो सकता है, इसलिए मैं स्काउंड्रल बनकर के यहाँ आ गया हूँ, और मैं स्काउंड्रल इसीलिए हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, अच्छे लोगों की यहाँ जगह ही नहीं है। तो जब जो लोग गलत लोग आ गए, फिर उन्होंने एक मिथ खड़ा किया कि अब अच्छे लोग इसमें ना आए। जैसे कोई भैंसें अगर तालाब को खूब गंदा कर रही हो, उसमें नहा रही हो, और कोई साफ सुथरा आदमी आना चाहे उसको साफ करने के लिए और नहाने के लिए, तो कहे नहीं, यहाँ न पानी साफ हो सकता है, इसमें हम जैसे भैंसों के लिए ही है, यहाँ पर अब सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स को बदनाम करके रख दिया गया है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है पॉलिटिक्स का और राजनीति अब लोक नीति में बदलनी है, हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। और इसी तरह से और एक अंडरलाइंग रैशनलाइजेशन हमेशा चलता रहा। अपने गलत कामों को सही सिद्ध करना ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। तो वो चलता रहा और लोग कहते रहे कि कलयुग है, ज़माना ख़राब है, और जब ज़माना ख़राब है तो हम बुरा काम ही करेंगे, क्योंकि अच्छा काम भी करें तो बुरा ही होगा। तो फिर बुरा काम कर लेने में क्या बुराई है? जब फल खराब ही होना है तो अच्छा करें तब भी खराब फल होगा, बुरा करें तब भी खराब फल ही होगा। कलयुग है तो इसलिए बुरा काम ही करें, ताकि फल तो वही होना है। और इस तरह बुराई का माहौल फलता फूलता रह रहा है। इस विशेष सर्कल को तोड़ना है, और इस विशेष सर्कल तोड़ने के लिए हमको अपनी आंखें खोलनी होंगी। मेरी ही पुरानी कविता है कि वह भी ज़माने को बुरा कहने लगता है, वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ईश्वर वही है, तो फिर ज़माना बुरा कैसे हो सकता है? और ईश्वर अभी भी धरती पर एक से एक जितने बच्चे पैदा कर रहा है, सब सुंदर हैं, अच्छे हैं और बहुत अच्छा क्षमताएं वाले हैं। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं और ईश्वर वही है, तो फिर ज़माना बुरा कैसे हो सकता है? एक खुली आंखों वाले व्यक्ति को तो सदैव सब कुछ दिव्य दिखेगा, डिवाइन दिखेगा। यदि उसके आसपास कोई कमी दिखेगी तो वह दूर करने की कोशिश करेगा। यदि उसके आसपास कोई कमी दिखेगी तो उसे दूर करने की कोशिश करेगा। कलयुग संस्कृति अकर्मण्यों के दिमाग की उपज है। कलयुग संस्कृति अकर्मण्यों के दिमाग की उपज है, इससे सावधान रहें। अंधेरा अंधेरा कहने से या अंधेरा अंधेरा कोसने से कहीं अच्छा है एक दीप जलाना। जो समाज रोज कलयुग या इस तरह की बातें बचपन से पढ़ता सुनता आया है और सफल होना चाहता है, वह चरित्रवान भला क्यों बनेगा? जो समाज बचपन से कलयुग की या इस तरह की बातें बचपन से सुनता पढ़ता आया है और सफल होना चाहता है, वह चरित्रवान क्यों बनना चाहेगा? वो शॉर्टकट ढूंढेगा, गलत रास्ते ढूंढेगा। वह अपनी इन्हीं गलत चारित्रिक शिक्षाओं की वजह से ही बार बार गुलाम हो जाते हैं, या हमारा समाज बार बार इन्हीं अपनी कमजोरियों की वजह से गुलाम हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों के शहीदों की तपस्याओं से मिली आज़ादी और लोकतंत्र का ये हाल बना डालती है वह व्यवस्था या वो समाज जो इस तरह की भ्रांतियों पर विश्वास करती है। कलयुग पर ग्रंथों में जमाना खराब है, कलयुग है, इस पर तो विश्वास हमने कर लिया। सेलेक्टिव परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन यह भी लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस पर विश्वास नहीं किया। वसुधैव कुटुम्बकम, उस पर विश्वास नहीं किया। सत्यमेव जयते, उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कलयुग है, तुरंत विश्वास कर लिया। यही रैशनलाइजेशन है कि हमें अपने गलत कामों को सही सिद्ध करने के लिए जो बात जहां से अच्छी लगती है उसको उठा लेते हैं, लेकिन सबकी खुशहाली के लिए जो सार्वभौमिक सत्य है, जो सनातन संस्कृति है पूरी दुनिया और पूरी धरती की, उसको नहीं स्वीकार रहे हैं। तो ग्रंथों में तो यह भी लिखा है
सत्यमेव जयते। और यही भारत का मूल मंत्र भी है जो राष्ट्र चिन्ह के नीचे लिखा है। उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? जीवन में सकारात्मकता फैलाइए, रोशनी फैलाइए और इस प्रकार तरह तरह के प्रयोग जीवन भर चलते रहे। शुरुआत में लगा कि यदि इस देश में शिक्षा में एक सम्यक परिवर्तन या क्रांति हो जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा। और किसी भी दिशा में, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक, पर्यावरण, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हो, तो वह तब तक सफल नहीं होगी जब तक उसके पहले शिक्षा में एक सम्यक क्रांति या परिवर्तन न हो जाए। 80 के दशक और 97 के दशक तक मैं इस विचारधारा का था। मैं अपने वैचारिक इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे वैचारिक सेल्फ रियलाइजेशन होता रहा और ऑब्जर्वेशन होता रहा, हर दिशा में प्रयोग होते रहे और उसके बाद वो वैचारिक चेंजेस भी आए और इवोल्यूशन होता गया। तो शुरुआत में 80s और 90s के दशक में लगा कि यदि देश में शिक्षा में एक सम्यक परिवर्तन या क्रांति हो जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा। और किसी भी देश में, चाहे वह सामाजिक, किसी भी दिशा में, चाहे वह सामाजिक हो, राजनैतिक, पर्यावरण, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हो, वह तब तक सफल नहीं होगी जब तक उसके पहले शिक्षा में एक सम्यक क्रांति या परिवर्तन न हो। यह मेरी दृढ़ विचारधारा 80s और 90s के दशक तक रही। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी खुलवाए और वहाँ खूब जाता आता रहा। तब मैंने इसी विचारधारा से शिक्षा की किताब तख्ती के अक्षर लिखा, जिसका बाद में अनेकों भाषाओं में, उदाहरण के लिए अंग्रेजी में, उर्दू में, कन्नड़ में और तमिल में अनुवाद भी हुआ। इसी समय हमें शिक्षा पर अद्भुत किताब तोतो चान भी मिली, जिसके अध्यापक की कहानी मैंने हजारों विद्यालयों में बच्चों को सुनाई भी और हजारों किताबें बांटी भी। ये किताब जापान के ऐसे गुरु की कहानी है जो बिना किसी संसाधन के समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है और जिसका दूसरे स्कूलों में दाखिला नहीं होता, जिन बच्चों का, जिनके माता पिता गरीब हैं, जिनका दूसरे स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं, या जो बच्चे दूसरे स्कूलों में शैतानियों की वजह से निकाल दिए जाते हैं, या जो बच्चे विकलांग हैं, सारे रिजेक्टेड बच्चों को, ऐसे सभी बच्चों को वह अध्यापक पढ़ाते हैं। और ये सच्चा किस्सा है। दुनिया की सारी भाषाओं में यह किताब है कि उस स्कूल से निकले हुए सब के सब बच्चे जापान के शीर्षस्थ टॉप मोस्ट पोजिशंस पर पहुंचते हैं। कोई बच्चा फेल नहीं होता या कमतर नहीं होता। तो एक व्यक्ति के ठान लेने से पूरा का पूरा जनरेशन बदलने लगती है। बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि मेरे उस किताब को जिसको मैंने बांटा, तो बहुत सारे टीचर्स ने कहा या पेरेंट्स ने कहा, बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि मेरे और विद्यार्थियों के बीच संबंध सुधर गए हैं ये किताब पढ़ने के बाद। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने कहा कि हमारे और बच्चों के, मतलब हमारे बच्चों के संबंध भी किताब पढ़ने के बाद सुधर गए, माँ बच्चों के या पिता पुत्रों के, पुत्रियों के। लेकिन दुख तब हुआ जब अधिकांश स्कूल जो बहुत अच्छी शिक्षा के लिए खोले गए, जहाँ एक्सपेरिमेंट स्कूल भी जो हम लोगों ने खोला उसका भी यही हाल हुआ, और जहाँ से अच्छी शिक्षा भी दी जा रही थी, वो इसलिए बिगड़ने लगे क्योंकि किसी दबंग नेता या व्यक्ति ने उसमें इंटरफियर करना शुरू किया, तो उसमें रुकावट डालना शुरू किया, उसके मैनेजमेंट में घुसकर उसके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस तरह से वो अच्छा स्कूल, अच्छे भी उद्देश्य के साथ खोले गए वो स्कूल भी बिगड़ने लगे। और तोतो चान किताब के स्कूल का अंत कैसे हुआ? अमेरिका ने जब जापान पर एटम बम गिराया तो वो स्कूल और वो अध्यापक दोनों, वह अध्यापक भी समाप्त हो गया, वह स्कूल भी समाप्त हो गया। और उस अध्यापक का बेटा उसी स्कूल के पास खड़े होकर उस स्कूल और उसके पिता के अवशेषों को देखता है और अपने पिता के अवशेषों को देखता है। इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही थी, उसको एक बुरे राजनीतिक फैसले ने समाप्त कर दिया। और वह बुरा राजनीतिक फैसला क्या था? अमेरिका द्वारा जापान पर एटम बम गिराने का फैसला। वो राजनीतिक फैसला था। शिक्षा की क्रांति उस टीचर ने की थी, लेकिन एक बुरी पॉलिटिकल डिसीजन या हरकत ने उस क्रांति को नष्ट कर दिया। वह एक शुद्ध राजनीतिक फैसला ही तो था,
लेकिन स्कूलों के विनाश और गिरावट के अनुभव देखने के बाद और उस किताब के उस अंत को भी ध्यान में रखने के बाद ये लगा कि केवल शिक्षा में परिवर्तन या क्रांति काफी नहीं होगी। लोक नीति, पॉलिटिक्स और व्यवस्था में भी क्रांति या परिवर्तन करना होगा। ये पूरी लंबी यात्रा है, रियलाइजेशन है कि क्यों इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं जी जान से। लेकिन स्कूलों के विनाश और गिरावट के अनुभव देखने के बाद ये लगा कि केवल शिक्षा में परिवर्तन या क्रांति काफ़ी नहीं होगी। लोक नीति, पॉलिटिक्स और व्यवस्था में भी क्रांति या परिवर्तन करना होगा। और यह परिवर्तन या क्रांति बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना आम आदमी का रास्ता रोके, बिना धरना प्रदर्शन या तोड़ फोड़ के, बिना राष्ट्र के समय और संसाधन बर्बाद किए होगा। वह लोगों को जागरूकता देकर किया जाना होगा। वह लोगों को जागरूकता देकर किया जाना होगा। इसीलिए जागरूकता के ये अनगिनत प्रयास निरंतर कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अनुशासित इनकलाब लिखना शुरू किया, अनुशासित इनकलाब करना शुरू किया। डिसिप्लिन रिवॉल्यूशन, बिना पब्लिक को किसी तरह का तकलीफ पहुंचाए हुए चेंज। और अब अंग्रेजी का मेरा उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे, जो 97 से 2010 तक की साधना के बाद तैयार हुआ, जिसमें जो हीरो है वो एक अनाथ बच्चा है और वह शिक्षा और लोकनीति दोनों में ही क्रांति या परिवर्तन करता है। शिक्षा और लोकनीति दोनों में ही क्रांति और परिवर्तित करता है। उस समय तक मुझे विश्वास हो गया था कि समाज की खुशहाली के लिए शिक्षा और राजनीति दोनों को उसी तरह प्रयोग करना है जैसे हम अच्छी तैराकी के लिए हम बाएं और दाएं दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों हाथ जैसे चलाते हैं अच्छी तैराकी के लिए, वैसे अच्छी व्यवस्था के लिए शिक्षा और लोकनीति दोनों पर काम करने की ज़रूरत होती है या होगी। शिक्षा और लोकनीति, और इसीलिए शिक्षा और लोकनीति दोनों पर लगातार काम कर रहा हूँ। साथ ही प्रकृति और पर्यावरण बचाने के लिए भी तरह तरह से काम कर रहा हूँ। चाहे नदियों को शुद्ध करने के लिए कांवड़ बनकर नदियों के पास जाकर एक कलश में पानी और एक कलश में वहाँ पानी के नीचे की मिट्टी का हो। अनगिनत प्रयोग हैं जीवन में, जिन्हें मैं जीवन में पूरी संपूर्णता से जुड़ाव के साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन त्रासदी ये है कि अधिकांश लोगों की आंखें या तो बंद हैं या पट्टियाँ बंधी हैं, या आंखें आगे की तरफ, वर्तमान और भविष्य की तरफ कम, पीछे की तरफ इतिहास, अंधविश्वास और मिथकों की तरफ अधिक देखती हैं। इसलिए वह मेरे जीवन के किसी एक फलक को पकड़ लेते हैं और उसी के आधार पर आकलन करने लगते हैं और मुझसे संबंध बनाने के आधार पर उस भी उलटफेर करने लगते हैं। मैं केवल यह लिख सकता हूँ कि हनुमान की तरह छाती खोलकर दिखा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं केवल लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ, प्रयोग करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हनुमान की तरह छाती खोलकर दिखा तो नहीं सकता। लेकिन फिर भी पाखी तो बोलेगा ही। एक पटना के एक साहित्यकार ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, वो मुझे आज भी हॉन्ट करती है। तो उसी उसका मतलब याद आता है, उसका मतलब एक लाइन कि पाखी ना ही बोलेगा तो मौन फट जाएगा। पाखी ना ही बोले, पाखी पक्षी पाखी ना ही बोलेगा तो मौन फट जाएगा। उसी की 4 लाइन की कविता। और इसी के साथ अब लगभग ये समाप्त होने जा रहा है ये पत्र, आखिरी लाइन पे हम लोग आ गए हैं। लेकिन फिर भी पाखी तो बोलेगा ही, क्योंकि पाखी ना ही बोलेगा तो मौन फट जाएगा। लोक नहीं बोलेगा तो सब सिमट जाएगा, इसलिए लोक को बोलना पड़ेगा। बच्चे नहीं बोलेंगे तो आनंद मिट जाएगा। और सब आंख यदि नहीं खोलेंगे, सब आंख यदि खोलेंगे, सभी लोग यदि आंख खोल लेते हैं, सब ने यदि अपना आंखें खोल ली, सब यदि आंख खोलेंगे तो तूफान उठ जाएगा। जीवोक्रेसी जब बोलेगी तो सब साकार हो जाएगा, सबकी खुशहाली साकार हो जाएगी। और इस आलेख पर, क्योंकि जब आलेख मैंने भेजा था
तो बहुत सारे मित्रों की तमाम प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन कुछ ने ये भी कहा कि थोड़ा लिखने की आदत डालिए, सूक्ष्म लिखने की आदत डालिए। तो मैंने उनको लिखा कि आपका जो ये सुझाव है स्वीकार है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करने की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि इसको आप कई अंशों में सूक्ष्म में टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ डालिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही पढ़िए। तो इसी के साथ आज की ये वार्ता समाप्त होती है। और देखिए कितनी बातें मुझे कहनी हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में ही कह रहा हूँ। ऐसे तो निरंतर 8-10 दिन लगातार या हो सकता महीने 2 महीने बोलना पड़े, लेकिन उसको वैसा न करके टुकड़ों टुकड़ों में ही आपके सामने रख रहा हूँ और आपके प्रश्नों को उससे जोड़ते हुए चल रहा हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं और ये यात्रा चल रही है इसी तरह से। वो है ना कि मैं तो अकेला ही चला था, लेकिन आप साथ आते गए और ये कारवां बनता गया। तो उस तरह से कारवां बनता जा रहा है और इसी कारवां बनने का ही ये प्रमाण है कि यूट्यूब पर हम लोग अब आईफोन से टेलीकास्ट कर रहे हैं और उसकी अच्छी क्वालिटी में टेलीकास्ट हो रहा है। कमेंट्स आप लोगों के बहुत हैं, लेकिन अब समय 1.5 घंटे हो गए हैं, तो यहाँ पर विराम लेना उचित है। कल का हम लोगों का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि कल ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम है। उस पर शाम को 7 से 8 आप लोग जो भावगंगा सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ पर भी आ जाएं। उन्हीं फेसबुक और यूट्यूब के चैनल्स पर वो भी उपलब्ध रहेगा, उसका आनंद लीजिए। बातें करीब मिलती जुलती ही रहती हैं, क्योंकि जीवन को समझना और सही तरीके से कैसे जीवन जिया जाए, सबके साथ जुड़ करके कोएग्जिस्टेंस के साथ सर्वानंद हो, कैसे आनंद को मैक्सिमाइज़ किया जाए और सबकी खुशहाली को मैक्सिमाइज़ किया जाए, बस यही उद्देश्य है। और जिस तरह से आप इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग फिर 7 बजे मिलेंगे मानव मूल्य ह्यूमन वैल्यूज़ के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।